पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे चार्ज डेंसिटी के बारे में। वहाँ पे पढ़े थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसके बाद उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाए थे। उसके बाद मोल कंसेप्ट के बारे में जाने थे और मोल कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन बनाए थे। वहाँ पे क्वेश्चन बनाए थे, लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनाए थे कि 27 ग्राम एल्युमिनियम एटम है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। यानी कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग निकाल रहे थे। आज हम लोग को कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है, लेकिन कूलम्ब्स ने जो लॉ दिए थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए दिए थे, जिसको कूलम्बिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है या कूलम्बिक फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स को ही कहते हैं। ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है। कैसा फोर्स? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। तो बोल सकते हैं दोज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज, दोज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन those attractive or repulsive force act between two charge is known as electrostatic force. It is also known as कूलम्बिक फोर्स, इसे कूलम्बिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अगर जो दो चार्ज, एक Q1 है दूसरा Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और इसे एयर या वैक्यूम में रखा गया है, तो जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना फार्मूला होता है। फिर 1/4πε0 जो है वो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी का सीजीएस में वैल्यू देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर होता है। अब ये तो हम लोग जान गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में। अब आगे जो हम लोग जानेंगे वो कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। और वहाँ पे हम लोग के जो 12th बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है वो कहता है स्टेट एंड प्रूव दैट कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स के लॉ को लिखना भी है और उसको प्रूव करना है, यानी प्रूव करके यही फॉर्मूला हम लोग लाएंगे। बोर्ड में कहीं से सेकंड कहाँ गड़बड़ है? राइट विथ फाइन फिंगर, ठीक हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो क्या जानना है? कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स नाम का एक साइंटिस्ट थे, इमेज भी दिखा देते तो बढ़िया रहता सर कूलम्ब्स का।
हाँ जाइए कूलाम्स महोदय। यही कूलाम्स नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए लॉ दिए थे। उनका लॉ क्या था? तो अभी हम लोग देखें कि उन्होंने लॉ के अनुसार जो फार्मूला जो लाए थे, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। यही दो चार्ज था, एक Q1 था दूसरा Q2 था, दोनों के बीच का डिस्टेंस R था। तो इतना फार्मूला आया था। देखिए यहाँ पे ये जो है वो जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तब कांस्टेंट लिखते हैं, तो इसको हटा करके प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड तथा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब इसी को पढ़ेंगे, जो पढ़ने से आवेगा वही हमें ला हो जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे? F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स था, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है और यहाँ R जो है डिस्टेंस है जिसका स्क्वायर है, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two charge and inversely proportional to a square of distance बिटवीन देम, यानी दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो ला हम लोग लिख लिए, इसका प्रूफ करना रहता है। तो ऐसा कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर तैयार करते हैं। इसको पहले साफ कर दिया जाए। सबसे पहले एक फिगर तैयार करते हैं। देखिए A और B जगह पर दो चार्ज लिए, एक Q1 है दूसरा Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है और बीच में एयर होगा या वैक्यूम होगा। फिगर देख करके लिखेंगे, लेट टू चार्ज Q1 and Q2 placed in air या vacuum at separation R in shown figure, जो फिगर में दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, according to कूलाम्स ला क्या बोला है? तो बोला गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दो चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। और आगे बोला गया है
कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का स्क्वायर के। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तैयार कर लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड, और सेकंड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों को मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार से तैयार होगा। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं इक्वल के साइन दे करके। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं। वेयर के जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को कूलाम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। दिस कांस्टेंट इज नॉन एज कूलाम्स कांस्टेंट, या इसी का एक और नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो सिस्टम के यूनिट पर और मीडियम पर डिपेंड करता है। यानी बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ Coulomb's constant is depend for system of unit and medium between two charge. Medium between टू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का मीडियम पर डिपेंड करता है। आप ध्यान दीजिएगा, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए अगर जो देखा जाए तो एयर और वैक्यूम के लिए के का जो वैल्यू होता है 1/4πε0 होता है। इक्वेशन इसको हम 4 मानते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 से देखा जाए तो के जगह पर लिखेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यही तो हमें लाना था, प्रूफ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हियर 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है और 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एसआई में। लेकिन इसी का वैल्यू सीजीएस में देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईएसयू स्क्वायर होता है। तो हम लोग कूलम से ला जाने भी और उसका प्रूफ भी देख लिए। अब आगे और कुछ कंसेप्ट करके सीखते हैं इसी के आधार पर। हम लोग अभी पढ़े कि कूलम्स कांस्टेंट के का वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए 1/4πε0 होता है। लेकिन उससे पहले पढ़े कि ये मीडियम पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग मीडियम पर ये अलग अलग होगा। देखिए, तो यही चार्ज एक Q1 था, दूसरा Q2 था, A और B पर रखा गया था। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R था और बीच में एयर था या वैक्यूम था। बीच में क्या था? एयर था या वैक्यूम था। तो हम लोग फार्मूला जो लिखें F एयर लिखते हैं। एयर में निकाल रहे हैं या वैक्यूम, क्या लिखें? 1/4πε0 Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर।
यही हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट इसको कर लेते हैं। यहाँ वेयर एप्सिलॉन नॉट जो है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वही दोनों चार्ज को ए और बी पर ही रख रहे हैं, Q1 और Q2 चार्ज को ही r डिस्टेंस पर, लेकिन बीच में हम कोई मीडियम डाल रहे हैं। अब जैसे ही मीडियम रहेगा, ये जो वैल्यू है k के जगह पर जो वैल्यू लिखे वो वैल्यू तो चेंज होगा। वो वैल्यू एफ मीडियम के लिए जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं। यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसके पहले वाला को क्या बोले, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो ऐसा काम करते हैं, पहले कुछ स्पेस बना लें तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, सेकंड से डिवाइड दे रहे हैं। तो ऊपर में एफ एयर और नीचे में एफ मीडियम हो जाएगा। ऊपर में एफ एयर और नीचे में एफ मीडियम हो जाएगा। देखिए तो इधर O1/4 पाई, O1/4 पाई दोनों में है कैंसिल, तो वहां बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा 1/एप्सिलॉन। 1/एप्सिलॉन नॉट और नीचे में बचा 1/एप्सिलॉन। Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल। अब इसको सोल्व करेंगे तो एफ एयर बाई एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एप्सिलॉन आर के नाम से। वेयर एप्सिलॉन आर इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते किसको है, तो जानेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बारे में। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी हम लोग जस्ट देखें, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन आर के द्वारा लिखा जाता है। फॉर्मूला एफ एयर बाय एफ मीडियम होता है, और एक और देखिए एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यही तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, यही ना पढ़े। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला देखना चाहें तो देखिए तो ऊपर में फोर्स है, नीचे में भी फोर्स है। फोर्स का यूनिट न्यूटन और नीचे भी फोर्स है तो न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कहानी खत्म हो गया, यानी कोई भी यूनिट यहाँ बचा नहीं, तो यूनिट लेस हो गया। और हम लोग पढ़े हैं जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन नहीं, तो बोल सकते हैं इट इज यूनिट लेस
and dimension less, इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है वो लाइज करता है 1 से इन्फिनिटी तक। कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है? 1 से इन्फिनिटी तक लाइज करता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है एयर के लिए और वैक्यूम के लिए। एयर और वैक्यूम के लिए कितना? 1 होता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 80 होता है वाटर के लिए और एप्सिलॉन आर का वैल्यू इन्फिनिटी होता है मेटल के लिए। मेटल बोले तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एल्युमिनियम, ये सब मेटल के लिए कितना? इन्फिनिटी होता है। ये वैल्यू याद रखना होगा। अगर जो इसके अपेक्षा और भी कुछ वैल्यू से क्वेश्चन आता है तो वहां पे वैल्यू बताया जाएगा, लेकिन ये वैल्यू से जब क्वेश्चन आवेगा तो आपको वैल्यू बताया नहीं जाएगा, आपको याद रखना होगा। अब डिफिनेशन पर आते हैं कि डिफिनेशन क्या होगा। तो देखिए, तो ऊपर में फोर्स है, नीचे में भी फोर्स है, यानी फोर्स का ही रेशियो है, एक बार एयर में एक बार मीडियम में। लेकिन ये जब आया था तो कुछ कंडीशन था। क्या कंडीशन था जी? तो देखिए, चार्ज Q1 Q2 लिए थे, यहाँ भी Q1 Q2 यानी सेम चार्ज लिए थे, डिस्टेंस दोनों स्थान पर सेम था। अगर जो ऐसा नहीं रहता तो कटता नहीं। अगर जो यहाँ Q1 Q2 लेते, यहाँ Q3 और Q4 ले लेते तो कटता नहीं, तो उतना आता नहीं। तो हम लोग बोलेंगे सेम चार्ज और सेम डिस्टेंस के लिए काम किया गया है। तो ऐसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन एयर टू the ratio of electrostatic force in air to electrostatic force in medium at same charge and same separation. The ratio of electrostatics force in air to electrostatics force in medium at same charge and same separation is known as relative permittivity of medium. Relative permittivity of medium. एक डिफिनेशन देखिए तो और हम लोग बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं यहाँ से। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी हम लोग पढ़े। एप्सिलॉन के बारे में हम लोग पढ़े इससे पहले। एप्सिलॉन के बारे में क्या पढ़े थे? कहाँ लिखे थे? नहीं लिखे? हाँ लिखे हैं। एप्सिलॉन के बारे में पढ़े एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़े एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से डिफिनेशन अगर जो तैयार करना चाहें तो बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो को ही रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? द रेशियो ऑफ absolute permittivity of medium to absolute permittivity of free space is known as relative
परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को डिनोट करने का सिंबल है एप्सिलॉन। तो लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। फॉर्मूला हम लोग जान गए हैं, यूनिट लेस डायमेंशन लेस होता है भी जान गए, इसका वैल्यू क्या होता है वो भी हम लोग जान गए। आगे कुछ यहाँ पे पॉइंट हम लोग याद रखेंगे जिसके सहायता से न्यूमेरिकल बनाने में यूज करेंगे, और साथ में अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पे आवेगा तो आसानी से हम लोग पूरा करेंगे। तो रिमेंबर दैट करके लिख लेते हैं, रिमेंबर दैट। क्या याद रखना है हमें, तो अभी पढ़ें कि k के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे थे, जिसको नाम दिए थे कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसी का एक और नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। उसी तरीका से यहाँ पे और हम लोग पढ़े एप्सिलॉन नॉट के बारे में, इसका नाम दिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके बाद एक टर्म पढ़े एप्सिलॉन, जिसको नाम दिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। उसके बाद एक टर्म का नाम दिए एप्सिलॉन, जिसका नाम रखें रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है एसआई सिस्टम में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है एसआई सिस्टम में। किसमें? एसआई में। इसी का अगर जो सीजीएस में वैल्यू देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईएसयू स्क्वायर होता है। एक इसमें होता है, सीजीएस में होता है। उसी तरीका से हम लोग अगर जो इसका एसआई यूनिट दिखाना चाहें तो एसआई यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला अगर जो लिखना चाहें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए अभी यूनिट हम लोग जस्ट लिखे थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। वहीं से न्यूटन के लिए m/L/t-2, मीटर के लिए l स्क्वायर, और कूलम्ब का चार्ज का 80 होता है, स्क्वायर है तो a स्क्वायर t स्क्वायर, यानी सोल्व करेंगे तो ml3t-4 और a-2, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब आगे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है एसआई में 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। किसमें होता है? एसआई सिस्टम में इसका वैल्यू होता है। सीजीएस में इसी का अगर जो वैल्यू देखा जाए तो 1/4 पाई ईएसयू स्क्वायर पर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। किसमें? सीजीएस में। अब ध्यान दीजिएगा अगर जो ऐसा डायमेंशन फार्मूला और एसआई यूनिट पूछा जाए तो एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला देखा जाए, डायमेंशनल
फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हम लोग पढ़े थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर उल्टा कर दिए तो डायमेंशन फार्मूला को भी उल्टा कर देंगे। m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2। उसके बाद हम लोग पढ़े एप्सिलॉन r के बारे में। तो एप्सिलॉन r का यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। एप्सिलॉन r इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। एप्सिलॉन r का वैल्यू हम लोग देखें, एप्सिलॉन r का जो वैल्यू होता है वो लाई करता है 1 से इंफिनिटी तक। कहां से कहां तक लाई करता है? 1 से इंफिनिटी तक लाई करता है। और पढ़े हम लोग कि एप्सिलॉन r का वैल्यू जो होता है 1 होता है एयर और वैक्यूम के लिए, और एप्सिलॉन r का जो वैल्यू होता है 80 होता है वाटर के लिए। एप्सिलॉन r का जो वैल्यू होता है इंफिनिटी होता है मेटल के लिए। किसके लिए? मेटल के लिए।